जयशंकर प्रसाद 4H। शायद ले चल वहां बुलावा देकर, मेरे नाविक। धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवमीरे। जहां सांझ सी जीवन छाया ढोले अपनी कोमल काया, मील नयन से दुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहां मेले से सृष्टि अमर सूर्य से जागरण नेत्रों ने घनी से प्रकाश बिखेर दिया। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत कविता गीत लहर 1935 ई काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस गीत की रचना 19 दिसंबर 1931 ई को जगन्नाथपुरी में हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन 11 फरवरी 1932 ई को साप्ताहिक पत्र जागरण, बनारस में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की यह कविता पलायनवादी होने के आरोप से जुड़ी रही है। इस कविता में प्रसाद नाविक, नियति प्रारब्ध आदि के अर्थ में को संबोधित करके कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसी जगह पर ले चलो जहां सांसारिक झगड़े न हों, जहां मैं प्रकृति के मूल रूप को अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं और अपने हृदय की गहराइयों से महसूस कर सकूं। इस कविता में वहां से तात्पर्य वैसी दुनिया से है जहां मनुष्य के संघर्षमय माहौल को स्थगित किया जा सके। एक तरह से प्रसाद का यह कल्पित लोक है जहां प्रकृति अपने अनुभूतिमय रूप में उपस्थित है और मनुष्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। व्याख्या। जयशंकर प्रसाद इस कविता में एक ऐसे लोक की कल्पना करते हैं जहां धरती का कोलाहल बिल्कुल न हो और प्रकृति अपने मूल रूप में दिखाई पड़ रही हो। प्रकृति का यह रूप हमारी अनुभूतियों को विस्तार देता हो ताकि हम अपने स्वाभाविक रूप के नजदीक पहुंच सकें। मगर यह जगह होगी कहाँ? प्रसाद ने वह जगह तो ठीक ठीक नहीं बताई है, मगर उस जगह के लक्षणों के बारे में बताया है और नाविक से आत्मीयतापूर्वक कहा कि उस जगह पर ले चलो। यह नाविक कौन है? प्रसाद उससे अपनाव प्रकट करते हुए कहते हैं, मेरे नाविक। छायावाद की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रायः यही निष्कर्ष निकाला गया है कि यह नाविक हम सब की नियति है या प्रारब्ध है। इसे हम भाग्य या तकदीर भी कह सकते हैं। प्रसाद नियतिवादी भी कहे गए हैं। सारांश यह कि प्रसाद चाहते हैं कि काश मैं संयोग से, नियति के सहारे, ऐसी जगह पहुंच पाता जहां धरती के संघर्ष नहीं होते और प्रकृति अपने में मूल रूप में अनुभूतिमयी बनकर हमारे सामने होती। प्रसाद कहते हैं कि हे मेरे नाविक, मुझे बुलावा देकर धीरे धीरे वहां ले चलो। मुझसे बताने की जरूरत नहीं है कि उस जगह पर तुम किस रास्ते से लेकर चलोगे। मुझे अनजान ही रहने दो। मैं इस उलझन बहस में भी पड़ना नहीं चाहता कि कौन सा रास्ता मुझे वहां पहुंचा पाएगा। तुम सहज भाव से धीमे धीमे ले चलते हुए उस जगह तक पहुंचा दो। वह मेरी अभीष्ट जगह है। मैं वहां पहुंचकर उन तमाम आवरणों को फेंक देना चाहता हूं जो धरती के संघर्षों के कारण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। अगली पंक्तियों में वे उस जगह के लक्षणों के बारे में बताते हैं। उस जगह की पहचान बताते हुए वे कहते हैं कि मुझे उस निर्जन जगह पर ले चलो जहां सागर की लहरी अंबर के कानों में निश्चल प्रेम की गहरी कथा कहती हो और वहां पर धरती का कोलाहल बिल्कुल न हो। धरती के संघर्षों से दूर अपने प्राकृतिक स्वभाव में प्रेम को देखने की अभिलाषा कवि ने प्रकट की है। मैं उस जगह पर ढलती हुई शाम के रूप को देखना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ कि शाम में कैसे जीवन अपनी कोमल काया को विश्राम के लिए ढीला छोड़ देता है। जो जीवन दिन भर सक्रिय रहता है, वह शाम में विश्राम के लिए अपने शरीर को निष्क्रिय कर देता है।
मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूँ। मैं उस गहराती हुई शाम में तारों की पंक्तियों को निकलते हुए देखना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ कि ये तारे जीवन छाया के डूबते आंसुओं की तरह हैं। प्रकृति के ये दृश्य जीवन की छाया, प्रतिरूप, प्रतीक के रूप में मेरे सामने घटित होते दिखाई पड़ें, ताकि मैं जान सकूं कि मनुष्य का जीवन अपने प्राकृतिक रूप में किस तरह का है। यह भी समझ सकूं कि सांसारिक संघर्षों ने जीवन को कितना अस्वाभाविक बना दिया है। यह सृष्टि विराट और गंभीर है। वह अपनी मधुरता और गंभीरता की छाया में अनेक चित्रों को समेटे हुए है। ये चित्र स्थिर चित्रों की तरह नहीं हैं, बल्कि गतिशील हैं। ये चित्र वास्तविक होते हुए भी चंचल माया की तरह अनेक रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। मैं सृष्टि के चित्रों के बीच प्रकृति की विराटता के प्रत्यक्ष रूप को देखना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही, जैसे विराट को सीधे देखकर उसकी विराटता को महसूस करना। विभु की विभुता को अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करने के कई उपाय हैं। हम लघु रूपों में भी विराटता को महसूस कर सकते हैं, मगर यह सब अप्रत्यक्ष ही रहता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से विराट को देखकर उसकी विराटता को जानना चाहता हूँ। यह विराट सुख से बना है या दुहक से? कवि का ख्याल है कि यह विराट सुख दुहक के सापेक्ष नहीं होता है। वह सत्य की तरह होता है, वह आनंद की तरह होता है, वह रस की तरह होता है। रामचंद्र गुणचंद्र ने रस के बारे में लिखा है, सुख दुखात्मको रसः, अर्थात रस सुखात्मक भी होता है और दुखात्मक भी। रस मूलतः आनंद है, सुख दुहक की परिधि को तोड़कर मिलने वाली तन्मयता और तल्लीनता। कवि उस विराट को देखना चाहता है जिसमें सुख भी है और दुहक भी, मगर उसकी कसौटी है सत्य। हे नाविक, मुझे उस जगह पर पहुंचकर एक और दृश्य देखना और महसूस करना है। मैं रात के उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें श्रम से थकी सृष्टि विश्राम कर रही हो। श्रम विश्राम के मिलन बिंदु की तरह बनी हुई उस रात को देखना चाहता हूँ। रात मानो ढल रही हो और क्षितिज के तट पर प्रभात अंगड़ाइयां ले रहा हो। रात के विश्राम के बाद पुनः सृष्टि के विभिन्न घटक सृजन के कामों में लगते हुए ऐसे दिखाई पड़े मानो सुबह होते ही सृजन का मेला सा लग गया हो। मैं सुबह के उस दृश्य को देखना चाहता हूँ कि कैसे उषा की आंखों से बरसती अखंड ज्योति अमरण जागरण का संदेश लेकर आती है। हे नाविक, मुझे तुम ऐसी ही जगह पर ले चलो। काव्य सौष्ठव विशेष। यह पलायन का गीत नहीं है। इसमें जीवन की आसक्ति से मुक्त होकर जीवन को समझने की कामना है। सांसारिक संघर्षों ने जीवन को वेदना में बना दिया है।